जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो कि मौर्य वंश के तीसरे शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक पर होगा। हालांकि हमने इसके पहले बिंदुसार के बारे में चर्चा किया, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा चर्चा होगा वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक पर होगा। बिंदुसार की मृत्यु दोस्तों 273 ईसा पूर्व में हो गई, क्लियर है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है अशोक सम्राट जो है मौर्य वंश का तीसरा राजा बना, क्लियर है। ध्यान दीजिए, ये पूरे मौर्य साम्राज्य में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था, क्लियर है। अशोक की जो माता थी, क्लियर है, उसका नाम शुभ है दांगे था, क्लियर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सम्राट अशोक, ध्यान दीजिएगा, अगर अशोक की बात करें तो इनका वास्तविक जो राज्याभिषेक था वो 269 ईसा पूर्व में देखने को मिला था, जो कि आज भी इतिहासकारों ने प्रश्न चिन्ह लगा के रखे हैं, क्योंकि 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी और 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के अगले राजा बने थे। तो 4 वर्ष की गैपिंग देखी जा रही है, तो इस पर इतिहासकारों ने अपने बहुत बहुत मत दिए हैं। तो बात करते हैं पहले इतिहासकार जैसे डॉक्टर जायसवाल, इनका कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इनका जो राज्याभिषेक था, क्लियर है, वो 21 वर्ष की अवस्था में, मतलब एक प्रकार से जब इनका राज्याभिषेक होना था तो उस समय इनकी आयु जो थी 21 वर्ष थी, क्लियर है। और राज्याभिषेक की जो उम्र है वो 25 वर्ष था। इसी कारण इन्हें 4 वर्ष की गैपिंग होना पड़ा था, क्लियर है, राज्याभिषेक के लिए। और जो एक और है ग्रंथ जिसे हम सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बात करें, अशोक जो था अपने सहोदरा भाई तिष्य को, क्लियर है, सहोदरा भाई तिष्य को छोड़कर, क्लियर है, सहोदरा भाई तिष्य को छोड़कर अपने 99 भाइयों का वध करके मौर्य वंश का सम्राट बना था, क्लियर है। हालांकि शुरुआती पॉइंट में कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी किस्म का व्यक्ति था, क्लियर है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सम्राट अशोक बचपन से ही बड़ा वीर और पराक्रमी था, क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राज्याभिषेक के पहले ही अशोक जो था उज्जैन व तक्षशिला का राज्यपाल भी या प्रांतीय शासक भी रह चुका था, क्लियर है। तो इतना अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अशोक की कई पत्नियों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे बात करें पत्नी देवी की, जो कि विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी, क्लियर है। और सिंहली अनुश्रुत के अनुसार अशोक की यह प्रथम पत्नी थी, क्लियर है। तो अगर प्रश्न पूछें कि अशोक की प्रथम पत्नी का क्या नाम था, तो आपको बताना है देवी, यानी पत्नी देवी, जो कि विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री थी। इतना समझ में आया। और जो इसी पत्नी से उन्हें 2 संतान की प्राप्त हुई, जिनका नाम था महेंद्र व संघमित्रा, क्लियर है। तो महेंद्र व संघमित्रा का जन्म जो था पत्नी देवी से हुआ था, क्लियर है। तो इतना दिमाग में रख लीजिए। और यही महेंद्र और संघमित्रा आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी जाते हैं, क्लियर है। और बात करते हैं दूसरी पत्नी, जिनका नाम था पद्मावती, जिससे कुणाल उत्पन्न हुआ था, यानी पैदा हुआ था, क्लियर है। इतना समझ में आया आपको? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अशोक की अन्य रानियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, क्लियर है, जैसे संधिमित्रा और कारुबाकी का भी उल्लेख देखने को मिलता है इतिहास में। तो इस तरीके से दोस्तों अशोक की कई सारी पत्नियां थी, इनको आप दिमाग पे रख लीजिए। हालांकि कभी न कभी या भविष्य में हो सकता है परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। हालांकि काफ़ी सारे कारुबाकी पत्नी पर भी प्रश्न पूछ चुका है। और संघमित्रा और महेंद्र जो हैं इनकी माता का क्या नाम था, तो ये भी प्रश्न पूछ चुका है, तो इसको अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों।
और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लियर है, अशोक जो था, क्लियर है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, क्लियर है। तो शिलालेख में ध्यान दीजिएगा, शिलालेख में अशोक ने अपने नाम के साथ प्रियदर्शी, क्लियर है, प्रियदर्शी या संस्कृत में प्रियदर्शिन की उपाधि लगाई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसने अपने लिए एक आदर सूचक वाक्य दीवानम प्रिय, जो कि इसका अर्थ होता है देवताओं में प्रिय, की उपाधि भी लगाई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछ चुका है कि मौर्य वंश का वह कौन सा शासक है जिसे देवानम प्रिय भी कहा जाता था। वो था सम्राट अशोक, क्लियर है। तो सम्राट अशोक पर एक फिल्म भी बनाई गई है जो कि शाहरुख खान के द्वारा इसका रोल किया गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, क्लियर है। तो इतना समझ में आया दोस्तों, हमारे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एक इतिहासकार जानते हैं हेनसांग, तो हेनसांग के अनुसार अशोक ने जो था श्रीनगर की स्थापना की, क्लियर है। तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, जो कि आप जानते हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश है, क्लियर है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद कश्मीर और खीतान के अनेक क्षेत्रों को अपने राज्य में भी मिला लिया था, क्लियर है। एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, सम्राट अशोक के जीवन को ही बदल डाला का कलिंग का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो कि सम्राट अशोक के जीवन को इतना प्रभावित किया कि उसने समझ लीजिए पूरी मौर्य वंश का एक अच्छा राजा बोला जाए, एक वीर राजा बोला जाए, एक पराक्रमी राजा बोला जाए, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने देश के लिए बहुत कुछ करके गया, क्लियर है। तो बात करते हैं दोस्तों कलिंग की लड़ाई, क्लियर है। जब दोस्तों ध्यान दीजिएगा अशोक राजगद्दी पर बैठा, क्लियर है, तो राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने केवल एक युद्ध अपने जीवन में लड़ा था। ध्यान दीजिएगा, एक युद्ध लड़ा था, वो था कलिंग की युद्ध, क्लियर है, जो कि अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा। वो समय पीरियड था दोस्तों 261 ईसा पूर्व, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, क्लियर है। हालांकि आपकी जानकारी है तो बताते हैं। तो एक मतलब जानते हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, क्लियर है, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी पुकारते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार यह बताया गया है कि कलिंग जो था हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, क्लियर है। अशोक इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से भी यह ज्ञात होता है कि अशोक के कलिंग आक्रमण के समय कलिंग पर नंदराज नाम का एक राजा राज करता था, क्लियर है। तो इतना समझ में आया है। तो कलिंग की लड़ाई इतनी भयावह थी, इतना खतरनाक था कि सम्राट अशोक के हृदय को पिघला दिया, क्लियर है। सम्राट अशोक, क्लियर हुआ। इस लड़ाई को लड़ने के बाद वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह लड़ाई इतनी खतरनाक थी, अशोक सम्राट इतना प्रभावित हुआ इस लड़ाई से कि उसने यह ठान लिया दोस्तों कि कभी भी वह अपने लाइफ में युद्ध अब नहीं करेगा। यह लड़ाई इतनी घमासान थी, इतना भयावह था कि लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए, क्लियर है। लाखों पत्नियां क्या हुआ, विधवा हो गई, कई सारे बच्चे अनाथ हो गए, क्लियर है, कितनी माँओं का गोद सूना हो गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इन सभी को सोच सोच कर अशोक इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह ठान लिया दोस्तों कि कभी भी वह युद्ध अपने लाइफ में नहीं करेगा, क्लियर है। और एक
मतलब कथन के अनुसार अशोक ने बताया कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए और इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार हुआ। क्लियर है। इन सभी नरसंहारों से इतना चिंतित हो गया सम्राट अशोक कि उसने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय ले लिया। एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कलिंग का युद्ध जो है, क्लियर है, अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, क्लियर है, उसमें जो है विस्तृत रूप से कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा, अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, एक थे मतलब कहने के तात्पर्य उपगुप्त, क्लियर है, उपगुप्त के जब ये संपर्क में आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन? सम्राट अशोक। जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो सम्राट अशोक जो थे एक प्रकार से शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर, गुहा लेखों पर, क्लियर है, अपने हृदय की बातें, क्लियर है, अच्छी अच्छी बातें, क्लियर है, का वर्णन करने लगा। जो लोगों के द्वारा आप जानते हैं अशोक चक्र जो कि भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया, ये सम्राट अशोक की ही देन है। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा, जो शिलालेख हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछता है कि अशोक के जो शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप है। तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। क्लियर है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। और एक चीज़ बताएं दोस्तों, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफ़गानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख, क्लियर है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत से यानी ब्राह्मणी प्राप्त होता है। क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक के समय तक बंगाल मौर्य साम्राज्य का अंग था, लेकिन हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बंगाल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप को देखा था। तो इसको भी अपने दिमाग पे रख लीजिएगा कि हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बंगाल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप को देखा था। और बात करते हैं कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार जो था सम्राट अशोक अपने जीवन के प्रारंभ में यानी शुरुआत में वो शैव धर्म को मानता था। क्लियर है। तो ये भी अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। और अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मुगल पुत्र तिसु थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सारी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछ भी लिया है। क्लियर है। तो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? सम्राट अशोक के। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? मुगल पुत्र तिस ने किया था। तो इसको भी अपने दिमाग पे रख लीजिएगा, काफ़ी सारी परीक्षाओं में इसको भी प्रश्न पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। और मास्की के लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध भावे कहा है, यानी बुद्ध को भावे। क्लियर है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध भावे कहा है, कहाँ? मास्की के लघु शिलालेखों में। क्लियर है। और अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। क्लियर है। और अशोक के पौत्र जो थे दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। क्लियर है। और हमने बताया जैसा
कि अशोक की जो पहली पत्नी थी, अशोक की जो पहली पत्नी थी जिनसे महेंद्र व संघमित्रा उत्पन्न हुए थे, क्लियर है। तो उन दोनों संतानों को, क्लियर है, उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ लिया है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्रों को, यानी अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? तो श्रीलंका भेजा था, क्लियर है। तो इतना आपको अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। और एक चीज़ और परीक्षा में पूछा है कि भारत में, क्लियर है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले सम्राट अशोक ने किया था, यानी शिला पर लेख लिखवाने का काम, क्लियर है। तो इतना समझ में आया। और अशोक के शिलालेखों की खोज जो है, ध्यान दीजिएगा, 1750 ईस्वी में पाट्रेटी फैंथैलर, ध्यान दीजिएगा, पाट्रेटी फैंथैलर ने की थी। और इनकी संख्या इसने बताया था कि 14 है, क्लियर है। और हमने हालांकि बता दिया कि शिलालेखों को पढ़ने में पहली सफलता जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की गई थी, क्लियर है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, इतना समझ में आया। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त था। हालांकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद जितने भी मौर्य वंश के राजा हुए सभी वो अयोग्य थे, क्लियर है। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो बृहद्रथ था। इसको भी याद रखे रहिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या जो था इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, क्लियर है। और जब 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने हत्या कर दिया बृहद्रथ की, तो मगध पर यानी शुंग वंश की नींव डाली और मौर्य वंश की नींव को उखाड़ के फेंक दिया और उसी के स्थान पर शुंग वंश की नींव डाली। तो दोस्तों आज का ये हमारा चैप्टर आप ख़त्म होगा। कल हम देखेंगे शुंग वंश जी, जो कि हम ब्राह्मण साम्राज्य के भी नाम से पुकारते हैं या मौर्योत्तर काल के भी नाम से पुकारते हैं, जो कि 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक चला था, क्लियर है। तो आज के लिए दोस्तों बौद्ध सम्राट अशोक महान के बारे में बस इतना था। तो कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। आज बस इतना ही। जय हिंद।